बस आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एविडेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ जो है सबसे बड़ा मैग्नेट बोला जाता है अर्थ को। ऐसा क्या लॉजिक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, क्या क्या मतलब वो पॉइंट थे जिसके बिहाफ पर ऐसा कहा गया कि अर्थ जो है वो बहुत बड़ा मैग्नेट है। तो वो जो पॉइंट है आप क्लियर कर ले। सपोज यहाँ से ये कोई स्पोर्ट है और यहाँ से किसी थ्रेड के स्पोर्ट से आपने किसी मैग्नेट को ऐसे बांधा हुआ है, ठीक है। अब ये जो मैग्नेट है, आप जैसे इसको टर्न करवाएंगे, यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये आप देखें कुछ टाइम बाद ये रेस्ट पर आ जाएगा। और रेस्ट पर आएगा वो भी किस डायरेक्शन में रेस्ट आएगा? अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसके अलोंग ये रेस्ट पर आएगा हमेशा ही। कम्स रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आप फिर से ऐसा ही करेंगे, फिर से दोबारा फिर आप ऑब्जर्व करेंगे, दोबारा फिर यही आएगा। ऐसा क्या लॉजिक है? एक मैग्नेट उसी पोजीशन में आ रहा, मीन्स वहां पर दूसरा कोई मैग्नेट है जो इसको ऐसा करने के लिए फोर्स कर रहा है, और वो मैग्नेट क्या है? अर्थ मैग्नेट। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 2, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आप अर्थ के अंदर, इनसाइड अर्थ के इनसाइड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर रखेंगे, कुछ टाइम बाद आप देखें कि वो प्रॉपर्टी मैग्नेट की एक्वायर कर लेता है। ओके, आप इसके अंदर लिखेंगे व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड freely, then it comes along north south direction after some time मीन्स कुछ टाइम बाद वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को क्या करेगा? अलाइन कर लेगा। ऐसे किसकी वजह से हुआ? मीन्स वहां पर दूसरा फील्ड था और दूसरा फील्ड क्या था? अर्थ। नंबर 2, व्हेन a magnetic substance is buried under the earth in north south direction, then it acquires the properties of magnet. It acquires the properties of magnet after some days. कुछ टाइम बाद वो क्या करेगा? जो मैग्नेट है उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगा। नंबर 3, प्रोफेसर जो ब्रैकेट थे उसके अकॉर्डिंग तो ये था कि जो अर्थ है ना, अर्थ बनी हुई किसकी? छोटे छोटे पार्टिकल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनकी बनी हुई, और अर्थ कंटिन्यूसली अपने एक्सिस पे रोटेट करे। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट करेगा, कोई भी चार्ज बॉडी अगर रोटेट करेगी, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? रोटेशन की वजह से। अर्थ इज मेड अप ऑफ लार्ज चार्ज पार्टिकल्स। तो अर्थ रोटेट करेगी तो चार्ज पार्टिकल भी रोटेट करेगा, और चार्ज पार्टिकल रोटेट करेगा तो चार्ज के रोटेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। एक और रीजन दिया गया कि जो अर्थ है, अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है जिसको हम आयनोस्फीयर बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है? गैसेज जो होती हैं वो आयन की फॉर्म में होती है, आयनाइज्ड गैस होती है, आयंस की फॉर्म में होती है। तो अर्थ रोटेट करेगी, आयन भी रोटेट करेंगे। ठीक है, ऐसा ही बताया गया। अर्थ की मोल्टेन स्टेट की वजह से बताया गया। मून है ना, मून के अंदर कोई मोल्टेन स्टेट नहीं होती। मून हैज नो मोल्टेन स्टेट, सो इट हैज नो मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का जो मून है, इसका अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होता। ग्रेविटेशन होता है बट मैग्नेटिक फील्ड इसका अपना कोई नहीं होता। तो ये थे लॉजिक इसके बारे में। अब आपको इसके जो मैग्नेटिक एलिमेंट हैं, जो अर्थ के जो आपको पढ़ने हैं, जो मैग्नेटिक, अगर डिक्लिनेशन की बात करें, इंक्लिनेशन की बात करें, या फिर आपके पास बात करें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर 3 ही है।
जो अर्थ के मैग्नेट के अबाउट जो कंप्लीट हमें डिस्क्रिप्शन देते हैं वो 3 ही पॉइंट है। उनको क्लियर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, जियोग्राफिक एक्सिस क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन किसको बोलते हैं, जियोग्राफिक मेरिडियन किसको बोलते हैं। तो ये सभी पॉइंट अभी क्लियर हम कर देंगे। मैं डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ जिससे आपको इजी हो जाए। ये देखिए शाबाश, ये आपके पास मैग्नेट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब ये जो मैग्नेट है यहाँ एक्चुअल में बिल्कुल यहाँ क्या होता है आपके पास जियोग्राफिक साउथ होता है, यहाँ होता है जियोग्राफिक नॉर्थ। मैंने जी से रिप्रेजेंट किया है जियोग्राफिक साउथ। आप ध्यान से समझना, नॉर्थ है नॉर्थ मत करना, ऐसी गलती मत करना आप कभी भी, ठीक है। जहां अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ना वहां क्या है जियोग्राफिक साउथ है नॉर्थ पोल की जगह, और जहां साउथ पोल वहां क्या है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है। अब फील्ड लाइन कैसे जाएंगे नॉर्थ टू साउथ, सभी को पता है इस सभी के बारे में, ठीक है ना, ऐसे होगी फील्ड लाइन, ठीक है। कंटिन्यूस ऐसे ही पाथ बनाए हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपके पास ये है, ओके। तो सेकंड थिंग जो आपको यहाँ नोट करनी है, जो हम बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। जो मैग्नेट से पास करे उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस, ये जो आप देख रहे हो इस लाइन को बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। ये जो मैग्नेट देख पा रहे हो ना आप, अगर मैं इसको शो करूं इस टाइप से, तो ये जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर। अब ये जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं जियोग्राफिक इक्वेटर। जियोग्राफिक इक्वेटर, ये पॉइंट है इसके बारे में। जो जियोग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो है उसको बोला गया जियोग्राफिक इक्वेटर। जो मैग्नेट के परपेंडिकुलर है, ठीक है, मैग्नेट के परपेंडिकुलर ये, तो इसको बोला गया मैग्नेटिक इक्वेटर। कौन सी एक्सिस, जो एक्सिस मैग्नेट से पास करे उसको मैग्नेटिक एक्सिस का नाम दिया गया। जो जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ को मिलाती है, पास करती है, उसको जियोग्राफिक एक्सिस का नाम दिया गया। तो ये पॉइंट थे जनरल फीचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप ऐसा बोल सकते हो। इसके बारे में हमने ये जाना है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेटेरियल जो है हमारे पास तीनों जो एलिमेंट है अर्थ के, उनके बारे में बात करेंगे। किस किस के बारे में हम बात करेंगे, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या होगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या एंगल ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डीप मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को ही बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। फिर आपके पास एच कंपोनेंट ऑफ अर्थ, एच कंपोनेंट ऑफ अर्थ। इन सभी के बारे में आप अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन तीनों पॉइंट के बारे में अभी क्लियर करेंगे। अब देखिए शायद मैग्नेटिक इंक्लिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। क्या होता मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, क्या होता मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, तो देखिए शाबाश, इनको दो एक ही डायग्राम से हम क्लियर करेंगे, समझाएंगे आपको किस टाइप से आपको करना है। मैं यहाँ दो प्लेन बना रहा हूँ, दो प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये देखिए शाबाश, ये जो एंगल इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। यहाँ ये जो आपके पास है, ठीक है, दो प्लेन है, यहाँ पर इस टाइप से एंगल बनता है डेल,
अभी मैं बताऊंगा। ये है आपके पास H, ये आपके पास V, ये नेट स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की V। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास H जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस टाइप से आप इनको बताएंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, इसको एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन का नाम दिया जाता है, इंक्लिनेशन। ठीक है, तो पहले एक बार मैं डिक्लिनेशन बता दूं आपको। द एंगल बिटवीन, डिक्लिनेशन किसको बोलेंगे? द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड geographic axis, geographic axis is called angle of declination। इसको angle of declination का नाम दिया गया। अब मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस क्या है? वो एक्सिस जो मैग्नेट से पास करेगी, मैग्नेटिक एक्सिस। जो जियोग्राफिक साउथ और नॉर्थ अभी डायग्राम मैंने बताया था, वो एक्सिस थी जियोग्राफिक एक्सिस। इसी प्रकार से इसी की नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन टू दैट ऑफ जियोग्राफिक मेरिडियन is called एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का नाम दिया गया। अब ध्यान से समझना कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होता है। ऐसा प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास होगा उसको तो मैग्नेटिक मेरिडियन का नाम दिया जाएगा। जो प्लेन जियोग्राफिक एक्सिस से पास होगा उसको जियोग्राफिक मेरिडियन का नाम दिया जाएगा। तो ये पॉइंट जरूर से जरूर आप नोट कर लेना ताकि प्रॉब्लम ना आए। अब मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या है, इसके बारे में समझ ले। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन वो एंगल है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नेट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे आपके पास मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। ठीक है, तो किस टाइप से होगा देखिए, शाबाश नोट कीजिए। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन का सेकंड नेम है एंगल ऑफ डिप। तो इसके अंदर आप क्या नोट करेंगे? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन स्टेटमेंट बेस है थोड़ा, तो आप इसको एक दो बार जरूर रिवाइज करें। द एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ टू दैट ऑफ total strength of, to that of total strength of earth magnetic field, earth magnetic field। it is represented by del। इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है? del से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, del से इसको यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, जो आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको इंक्लिनेशन के बारे में बताना है। डिक्लिनेशन के बारे में भी पढ़ा, इसको एंगल ऑफ डिप का नाम भी दिया जाता है। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ है, एच कंपोनेंट ऑफ अर्थ, अब एच कंपोनेंट ऑफ अर्थ को हम क्या लिखते हैं? एच इज इक्वल टू नेट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू दैट ऑफ कोस डेल। कोस क्यों? आप समझ गए हो, जहाँ एंगल होता है वो कोस होता है, जहाँ एंगल नहीं होता वो क्या होता है? साइन। तो वर्टिकल आप ऐसे लिख सकते हो, स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 एंड एडिंग, इन दोनों को स्क्वेयर करके आप जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? बी स्क्वेयर। ठीक है, ए को दूसरे से जब डिवाइड किया जाएगा वी बाई एच इज इक्वल टू क्या आएगा? टेंजेंट डेल। तो ये था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में। तो आपको ध्यान से समझना है, ये नहीं कहना जहाँ पे अर्थ का नॉर्थ पोल होता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, वहीं पर जियोग्राफिक नॉर्थ होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको भी डायग्राम से मैंने क्लियर कर दिया है। क्या क्या एविडेंस थे, किस प्रूफ पे बताया गया कि जो अर्थ है सबसे बड़ा मैग्नेट है, कि सर किसी भी मैग्नेट, सपोज ये मैग्नेट है, इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट पर आ जाएगा।
ऐसा किसकी वजह से हुआ, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अर्थ। ठीक है, अर्थ जो है उसके अपर मोस्ट लेयर मीन्स जो आयनोस्फीयर है, ट्रोपो स्ट्रेटो मेजो आयनो, तो आयनोस्फीयर के अंदर क्या है, आयन की फॉर्म में गैस पार्टिकल है, आयनाइज फॉर्म में, तो आयन हो गए एक प्रकार से। चार्ज पार्टिकल का जब रोटेट करवाया जाएगा सर्कुलर पाथ में किसी में भी, तो चार्ज जब मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए सोर्स का काम करता है। ये बात बताई थी ओस्टर ने 1820 के अंदर। ठीक है, उससे पहले दोनों को डिफरेंट ब्रांच लिया जाता था, इलेक्ट्रिसिटी अलग, मैग्नेटिज्म अलग। तो ये बात हम कर चुके हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इनका हमें पता है, आइडिया। उसके बाद हमने किसके बारे में जाना, जो तीनों मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ उनके बारे में जाना, डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा डायग्राम से कैसे आपको बनाना है। और मैग्नेटिक डिप जो है, कई बार ये पूछ लिया था, मैग्नेटिक डिप जो पोल पर क्या होगी, इक्वेटर पर क्या होगी। पोल पी का उल्टा करोगे तो बेटा 9 बनेगा, तो मैग्नेटिक डिप जो है पोल पर 90 और इक्वेटर पर 0। ठीक है, तो इन दोनों का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना, मैग्नेटिक डिप एट पोल एंड एट इक्वेटर। तो इस टाइप से आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए शहबाज, अब तक हमने मैग्नेटिक इंक्लिनेशन के बारे में पढ़ा, इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, एच कंपोनेंट ऑफ अर्थ। ये क्या थे, ये अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट थे जो अर्थ के बारे में हमने इनके बारे में स्टडी की। मैग्नेटिक डिप के बारे में पढ़ा, इंक्लिनेशन को ही डिप बोला जाता है, और डिप जो है मैग्नेटिक डिप, इसकी वैल्यू हमने पढ़ी, पोल पर इसकी वैल्यू कितनी थी, पोल पर इसकी वैल्यू जो थीटा डेल जिससे भी हमने लिखा, पोल पर 90 डिग्री एंड एट इक्वेटर इट इज 0। ठीक है, बताया था आपको, रूल किया था, पोल पर जो P है उसका अपोजिट करोगे तो 9 जैसे सेव आपको नजर आएगी। तो आज का ऐसा ही क्वेश्चन है जिसके बारे में हमें बात करनी है, और जो भी पूछा गया उसके बारे में बताएंगे। लास्ट टाइम हमने ये किया था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, और यहाँ हमने वो एंगल बनाया था। ठीक है, और ये नेट स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड B से मैं इसको लिख रहा हूँ, तो ये था B cos डेल, और ये आपके पास था B sin डेल। ठीक है, टेंजेंट डेल भी निकाला हमने, और नेट B की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली V² प्लस H²। ठीक है, यहीं से पूछा जा सकता है जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर। तो क्वेश्चन देखिए शहबाज क्या है, फिर हम उसका आंसर करेंगे, और आप भी ट्राई करना इसका आंसर करने की। तो क्वेश्चन क्या हुआ मैं अभी लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन आपके पास गिवन है, आपके पास है, एट ए प्लेस द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.30 गॉस एंड 0.13 गॉस। ठीक है, आपके पास ये गिवन है, एट ए प्लेस, आप देखिए शहबाज क्या गिवन है, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटेंसिटी, हॉरिजॉन्टल एंड एच एंड वी कंपोनेंट आप बोल सकते हो, क्या गिवन है, ये आपके पास है 0.30 गॉस। ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है गॉस। ठीक है, कैपिटल जी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड 0.13 को 173 गॉस। आपको क्या निकालना है वो हम बता देता हूँ, आपको निकालना है, फाइंड द एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस, फाइंड द एंगल ऑफ डिप। इजी है, निकाल सकते हो। तो देखिए शहबाज क्या होगा। ओके, बताएं शहबाज का आंसर करने की कोशिश करें, क्या इसका आंसर हो सकता है। सबसे पहले आप वही रूल, टेंजेंट डेल, एंगल ऑफ डिप, क्या फॉर्मूला होगा टेंजेंट का आपके पास, दिस बाय दिस मीन्स V बाई एच करेंगे, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। अगर मैं लिख दूँ V इज इक्वल टू B साइन डेल एंड H इज इक्वल टू B कॉस डेल, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो आपके पास क्या होगा, V बाई एच, B से B कैंसिल होगा, टेंजेंट डेल, यही आएगा। अब V भी गिवन है, H भी गिवन है, दोनों की वैल्यू ही पुट करनी है आपको। V क्या है 0.30 और H क्या है 0.173 इज इक्वल टू टेंजेंट। ठीक है, अब देखिए अब इसको 3 मान लीजिए, पॉइंट हटा दें इसका, यहाँ से इसका पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो एक एक पॉइंट मैंने हटा दो, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको।
अब मुझे बताइए वैल्यू किसकी होती है 1.73, आपको याद भी रखना थोड़ा बहुत। तो ये वैल्यू होती है √3 की, √3। अब ये कितना हुआ 1/√3, और टेंजेंट के अंदर 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, ये टेबल होगी आपके पास जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। आपके पास ये वैल्यू होती है 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू जो आई दैट इज 30, ठीक है 30 डिग्री इसकी वैल्यू आएगी। डिप की वैल्यू पूछी थी एट दैट प्लेस, वो क्या आएगी 30 डिग्री। आप बता सकते हैं, इजी है आपके लिए, तो इसको आराम से कर सकते हो। नेट स्ट्रेंथ भी पूछी जा सकती है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वो नेट स्ट्रेंथ होगी एट दैट पॉइंट दैट प्लेस। अब देखिए बस हम नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं, और वो है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स के रिगार्ड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है इसके बारे में समझते हैं, फिर हम EMI जो फेराडे ने बताया था उसके बारे में बात करेंगे कि क्या बताया था फेराडे ने, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या, उसका मीनिंग क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, क्या उसकी यूनिट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट उसके टर्म में क्या हो। और EMI क्या था, ओर्स्टेड ने बताया था कि जब करंट पास होता तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हो सकता है, EMF प्रोड्यूस हो सकती है, तो ये बताया था फेराडे ने। तो उसकी एक्सपेरिमेंट क्या थी, ऑब्जर्वेशन क्या थी, उसके बारे में अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देखिए सिलेबस इंटरेस्टिंग सा रहेगा ये, आपके लिए भी जानना कि कैसे क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। है क्या मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बताता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बताता है किसी भी एरिया, गिवन एरिया के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास किया, ये मैग्नेटिक फ्लक्स बताता है। ठीक, इट मेजर्स द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस crossing the given area, किसी भी गिवन एरिया को कितनी फील्ड लाइन ने क्रॉस किया, ये आपको कौन बताएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय फाइव से इसको डिनोट करते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स को यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट इसके लिए होगी वेपर, WB से लिखते हैं वेपर, ठीक है। और वेपर की फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब देखिए बस सपोज ये कोई गिवन एरिया, किसी भी एंगल से सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस टाइप से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हो। अब मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि इसका फ्लक्स बताए मुझे क्या है, अब फाई क्या होगा, आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5। सर ये काउंट क्यों नहीं की, क्योंकि इस एरिया के अंदर से पास ने नहीं किया, तो ये यहाँ पर नहीं ली जाए, ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो जाए इसका, फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के जो मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, क्या ये स्केलर है, वेक्टर है, क्या है, तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, तो मैथमेटिकल फॉर्म में जो फ्लक्स है फाई, इसको B.S से लिखा जाता है। B क्या मैग्नेटिक फील्ड, S क्या है एरिया वेक्टर बोलोगे आप इसको, एरिया वेक्टर। अब आप कंफ्यूजन में रहोगे सर एरिया वेक्टर होता है या स्केलर होता है, तो मैं आपको बता दूं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसको आप बोल सकते हो। तो देखिए से बस एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, वैसे तो इसको स्केलर में लिया जाता है, लेकिन कुछ एक स्पेशल केसेस में एरिया को वेक्टर में लिया जाता है। एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड टू द सरफेस। एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मली टू दैट ऑफ द सरफेस, सरफेस के बिल्कुल लाइन। अगर मैं बोल दूँ ये सरफेस है, यहाँ एरिया वेक्टर डायरेक्शन ये नॉर्मली आउटवर्ड आपकी तरफ, ठीक है। कोई भी सरफेस अगर आप अज्यूम करोगे, सपोज ये अज्यूम किया, तो यहाँ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, एन कैप से मैं सिंपली लिखूँ, तो ये होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ, ठीक है। और दो वेक्टर का कभी भी ये डॉट आपको दिख जाए, तो डॉट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर साइन दिख रहा है आपको, इनका कभी भी स्केलर प्रोडक्ट हो ना, तो वो टर्म क्या होगी, स्केलर होगी। ये क्या है,
स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। आपसे पूछ लिया जाए तो कैसी क्वांटिटी? स्केलर। बता दोगे? ओके। अब बी के बारे में अगर पूछ लें, बी की यूनिट, बी क्या हुआ? फ्लक्स अपॉन एरिया। ठीक है, ए से लिखो, एस से लिखो, नो प्रॉब्लम। अब मुझे बताओ फ्लक्स की यूनिट क्या थी? वेबर। एरिया की मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या इसकी यूनिट होगी? एक तो इसकी यूनिट होगी टेस्ला, याद रह जाएगी। इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोला जा सकता है, दोनों इसी की यूनिट। ठीक है, कंफ्यूज कर देंगे आपको, थोड़ा ध्यान रखना। बोथ ए एंड बी भी ऑप्शन मिलेंगे, तो ये इसकी यूनिट रहेंगी जो मैंने यहाँ पर अभी मेंशन की है, टेस्ला एज वेल एज वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके स्पेशल केस में बता दूँ आपको। स्पेशल केस क्या क्या है? थीटा जब 0, थीटा जब 90 डिग्री हो। सर थीटा में दिखाई नहीं दे रहा, देखिए से बस थीटा 180 डिग्री। कभी भी जब डॉट प्रोडक्ट आएगा तो उनको कैसे लिखा जाएगा? कोस की फॉर्म में। क्रॉस आएगा तो साइन की फॉर्म में। अब थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा जब 0 तो फ्लक्स मैक्सिमम। ठीक है, थीटा जब 90 डिग्री तो फ्लक्स 0। थीटा जब 180 डिग्री तो फ्लक्स नेगेटिव। ठीक है, तो ये कुछ केस थे इसके रिगार्डिंग, फ्लक्स के रिगार्डिंग, जो आपको नोट करने थे। एक बार इन सभी को आप नोट भी कर लेंगे, क्या कुछ आपको नोट करना है। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे EMI है क्या? EMI की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स एक प्रकार से जो करंट को इंड्यूस किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ विद द फिनोमेना ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, EMI। आज इसी के बारे में बात होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज इसका इंट्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट में आपको इसके डायरेक्ट ट्रिक बताई जाए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, इसके रिगार्डिंग जो भी न्यूमेरिकल पेपर के अंदर पूछे जाए। ठीक है, तो हुआ क्या, फैराडे ने ये सोचा कि अगर जैसे करंट अगर हम पास करते थे किसी वायर में से तो वो क्या करता था? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता था। ओर्स्टेड जी ने 1820 के अंदर उसके बारे में बताया कि किस टाइप से करंट जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए सोर्स का काम करता है, मूविंग करंट जो होता है, तो इसके बारे में बता चुके। तो इन्होंने जो फैराडे जी थे तो उन्होंने सोचा कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात की जाए, क्या उसको चेंज करने से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा या नहीं होगा। तो इसी टाइप की जो कन्फ्यूज़न थी उन्होंने एक्सपेरिमेंट से दूर की। कैसे क्या एक्सपेरिमेंट किए गए वो हम आपको बताते हैं। देखिए सर, बस उन्होंने एक सिंपल सा सोलेनॉइड बनाया। ठीक है, ये आपके पास सिलेंड्रिकल वुडन बोर्ड पे आप इसको मान सकते हैं। यहाँ पर जो थी कॉपर की इंसुलेटेड वायर जो थी इसके ऊपर वाउंड की गई। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड। और यहाँ पर क्या किया गया? एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया गया इसके साथ। ठीक है, गैल्वेनोमीटर अटैच किया गया। ये क्या? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? गैल्वेनोमीटर का काम होता है अगर थोड़ा सा भी करंट इसमें से आता है उसको डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, डिटेक्ट एंड मेजर भी लिख सकते हैं स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को क्या करता है? डिटेक्ट करने का जो काम करता है वो कौन करता है? गैल्वेनोमीटर करता है। ठीक है, ये कॉपर वायर है इस फॉर्म में जो यहाँ बनाई गई है। अब हुआ क्या, ये मैग्नेट है स्पॉट्स पे। आज हम इसकी एक्टिविटी पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर कोई मोशन नहीं थी, एक ही पॉइंट पर इसको रखा गया, इसकी वेलोसिटी थी 0। ठीक है, तो जो गैल्वेनोमीटर आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी, किसी प्रकार की कोई डिफ्लेक्शन नहीं, बिल्कुल 0 पे रीडिंग थी इसकी। ठीक है, कितनी रीडिंग दी इसने? 0 रीडिंग दी। किस केस में? जब इसकी कोई वेलोसिटी नहीं। जब इसको आगे लाया गया, ठीक है, v0 = 0, किसी वेलोसिटी इसको जब आगे लेकर आए तो क्या हुआ? एकदम से इसके अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई और ये जो एरो थी ऐसे होगी सेकंड केस में। ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस। मीन्स इसके अंदर करंट दौड़ना स्टार्ट हो गया। करंट इसके अंदर अब 0 नहीं है, कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस हो चुका है जिसकी वैल्यू 0 नहीं है। करंट इसके अंदर इंड्यूस हुआ किसकी वजह से? इसकी वजह से। ठीक है, मैग्नेट की वजह से इसके अंदर करंट इंड्यूस हो चुका था। तो ये इसकी एक्टिविटी नंबर 2 जब इसके पास लाट थी। नंबर 3 जब इसको दूर लेकर जाया गया इससे किसी वेलोसिटी से, उस केस में डिफ्लेक्शन तो प्रोड्यूस हुई लेकिन किस डायरेक्शन में? उसके जस्ट अपोजिट। ठीक है,
दो केस में वहाँ पर करंट इंड्यूस हुआ। किस केस में? जब मैग्नेट को उसके पास लाया गया, उससे दूर लेकर जाया गया। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया लगा। और क्या एक्सपेरिमेंट थे? एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 1 आप इसको लिख सकते हो, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या किया गया? अब इस बार मैग्नेट को मूव नहीं करवाया गया, मैग्नेट को एक पॉइंट पर रखा गया और जो कॉइल थी ये कंप्लीट सिस्टम इसको मूव करवा गया, एक बार उसके पास एक बार उससे दूर। जैसे उसके पास लेकर आया, दूर लेकर गए, गैल्वेनोमीटर ने फिर से डिफ्लेक्शन शो किया। मीन्स वहाँ पर कुछ ना कुछ उसकी रिलेटिव मोशन की वजह से इसके अंदर फील्ड की वजह से क्या होता है? करंट इंड्यूस हो रहा था। ठीक है, नंबर 3 एक और अरेंजमेंट किया गया यहाँ पर, वो क्या था? अब देखिए बस, ये गैल्वेनोमीटर है। अगर आपको समझ नहीं आया तो इस बार ये क्लियर करूँगा मैं सारी चीज़ें। ये सेकंड कोई यहाँ पर हमने इसको कुछ करंट दिया, यहाँ पर सेल यूज की, यूज की S1 S2। ध्यान से समझना कि सर इसमें से ऐसा क्या हुआ, नोड से फील्ड लाइन जाती है और वो फील्ड लाइन इसमें एंटर करेंगे तो उससे करंट बनेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ये नोट करना आपको। फील्ड लाइन जाती हैं पास और दूर लेकर जाते हैं तब, तो उसकी वजह से क्या होता है? इसके अंदर चेंज आता है। लेकिन एक ही पॉइंट पर रोक दें तब कुछ नहीं होगा ऐसा। ठीक है, उसकी रिलेटिव मोशन की वजह से ऐसा होगा। सिंपल एक ही पॉइंट पर रोकने से कुछ नहीं होगा। अब देखिए, अब तक कोई करंट नहीं किया, की को प्रेस नहीं किया। की को जैसे मैं प्रेस करूँगा तो करंट दौड़ेगा, करंट चलेगा। तो करंट कहाँ से कहाँ चलेगा? करंट चलेगा फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। करंट जैसे 0 टू मैक्सिमम होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। किसने बताया था? ओर्स्टेड ने, अकॉर्डिंग टू ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से इसके अंदर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। गैल्वेनोमीटर क्या देगा? डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगी। नंबर 1। नंबर 2, करंट की को प्रेस किए हुए हम कंटिन्यू, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी है, करंट बिकम्स मैक्सिमम। जैसे करंट मैक्सिमम होगा तब इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। हम इसको मूव नहीं करवा रहे किसी पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर, फिर भी इसके अंदर डिफ्लेक्शन है। क्यों? क्योंकि करंट की वैल्यू बढ़ रही है। करंट की वैल्यू चेंज हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? चेंज होगा। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। अब देखिए, उस करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? मैक्सिमम, कॉन्स्टेंट। अब इसकी वैल्यू ना बढ़ रही ना ही कम, तब गैल्वेनोमीटर क्या डिफ्लेक्शन देगा? 0। 0 क्यों दी? कॉन्स्टेंट हो चुका है, कॉन्स्टेंट है केस में 0। की को रिलीज किया, करंट कहाँ से कहाँ चला? मैक्सिमम टू 0। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा? यस, बिल्कुल देगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो पॉइंट दोबारा फिर बता देता हूँ। की के केस में की को जैसे प्रेस किया, करंट चला 0 टू मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 टू मैक्सिमम। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से EMF इसके अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई। लेकिन करंट जैसे कांस्टेंट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, उसके कांस्टेंट होने से गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग देगा। जैसे ही करंट फिर चेंज होगा मैक्सिमम टू 0, तब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, उसकी वजह से फिर से यहाँ गैल्वेनोमीटर के अंदर रीडिंग। इसको बार बार पढ़ें। नेक्स्ट में मैं ट्रिक बताऊंगा आपको क्या क्या चेंज करें कि जो EMF है वो इंड्यूस होगी, करंट जो है इंड्यूस होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।